प्रिय छात्रों, आधुनिक भारत की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न इंडिया में जो क्लास टॉपिक पढ़ रहे थे वो था 1857 से पूर्व का विद्रोह। इस क्रम में जो वर्गीकरण हम लोगों ने किया था उसमें पहला वर्ग जो था विद्रोहों का वो धार्मिक और राजनीतिक प्रकृति का था, जिसका अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा जो वर्ग था वो अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह का था, वो भी हम अध्ययन कर चुके हैं। और तीसरा जो वर्ग था वो अपदस्थ शासकों का विद्रोह था, उसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। चौथा और अंतिम खंड आज का बचा हुआ है और वो खंड है कि 1857 से पूर्व में आदिवासियों ने भी विद्रोह किया था। जो ट्राइब्स थे उन लोगों ने भी विद्रोह किया था। कुछ समय पूर्व तक ट्राइब्स के विद्रोह को शामिल नहीं किया जाता था 1857 से पूर्व के विद्रोह में। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकारों का मानना था कि हम 1857 से पूर्व में जो भी विद्रोह हुए हैं वो ब्रिटिशों के विरुद्ध जो हुआ है उसको हम शामिल करेंगे। आदिवासियों का विद्रोह चूंकि ब्रिटिशों के विरुद्ध ही नहीं, केवल ब्रिटिशों के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि स्थानीय लोगों जिनको वो लोग दीकू कहते थे उनके विरुद्ध था। इसलिए वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम ये नहीं था। लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। और वो परिभाषा क्या था कि स्वतंत्र सिर्फ ऐसा नहीं था कि विदेशी सत्ता से हमें होना है, बल्कि स्वतंत्र देश के अंदर जो निरंकुश सत्ता थी, देश के अंदर जो शोषणात्मक सत्ता थी, उससे भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आदिवासियों ने भी उसी परतंत्रता का विरोध किया जिस परतंत्रता के शिकार भारत के अन्य लोग थे, यानी देशी और विदेशी दोनों शक्तियों से। तो ऐसी स्थिति में कुंवर सुरेश सिंह, जो एक सबल्टन इतिहासकार हैं, जो स्थानीय आधार पर मुद्दों को लिखते हैं और उठाते हैं, उनके माध्यम से आदिवासियों के विद्रोह को 1857 से पूर्व के विद्रोह की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। और तब हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं। पढ़ने के क्रम में एक बात ध्यान रखिए कि आदिवासी भी जो थे वो, या जिसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, या दूसरे शब्दों में संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, तो वो भी दो वर्गों में बटे हुए थे, एक सीमांत और एक सीमानेतर। यानी एक इंग्लिश में बोला जाए उसको तो मार्जिनलाइज्ड और एक नॉन मार्जिनलाइज्ड। ये मार्जिनलाइज्ड का अर्थ क्या होता है कि जो एकदम निर्धन थे, माने जो किसी प्रकार की सुविधा उनके पास नहीं थी, और एक ऐसे जो उससे उभर चुके थे, उससे हट चुके थे और उनकी स्थिति कुछ पहले से अच्छी थी। तो इस आधार पर दोनों ही शोषण के शिकार थे, चाहे सीमांत जनजाति हो चाहे सीमांतर जनजाति हो, दोनों ही। और ये जो शोषण के शिकार का जो आधार था वो सिर्फ आर्थिक ही नहीं था, बल्कि आर्थिक से ज्यादा उनका शोषण जो होता था वो सांस्कृतिक और व्यक्तिगत होता था। सांस्कृतिक और व्यक्तिगत का अर्थ क्या हुआ कि आदिवासी समाज जो था वो आरंभ से ही मूल भारतीय समाज से कटा हुआ रहता था। उसकी संस्कृति भारतीय समाज के मूल संस्कृति से हटकर थी, और उस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना, सुरक्षित रखना वो अपना परम दायित्व मानते थे। और एक तरीके से जंगल को जो है वो भगवान मानते थे, और किसी भी बाहरी शक्तियों का प्रवेश वो अपने संस्कृति को विद्रूप करने का कारण मानते थे, यानी बर्बाद करने का आधार मानते थे। इसीलिए उनका ये कहना था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे जंगल में प्रवेश न करे, हमारी संस्कृति में कोई हस्तक्षेप न करे। तो उनके विद्रोह का ये मूल चीज था। और बाद में चल करके जब बाहरी लोगों के द्वारा, बाहरी लोगों में सिर्फ अंग्रेजी नहीं थे, बल्कि जंगल में घुसने वाला हर वो व्यक्ति उनके लिए बाहरी था, खा वो भारत का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो। और इसके लिए वो लोग दीकू शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो इनके द्वारा जो आदिवासी महिलाएं थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिवोल्ट का कारण था।
तो 1857 से पूर्व में आदिवासियों ने इन्हीं सभी कारणों से दीकुओं और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ विद्रोह किया। और ये विद्रोह, ये अलग बात है कि उनकी अपनी आकांक्षा के कारण उत्पन्न हुआ विद्रोह था, लेकिन ये भी बात एक सच है कि स्वतंत्रता की भावना को, समानता की भावना को या शोषण के विरुद्ध एकजुटता की भावना को, जो आज़ादी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जिस तरीके से अन्य आंदोलनों ने स्थापित किया, उसी तरीके से जनजातीय आंदोलनों ने भी स्थापित किया। और यही कारण है कि हम जनजातीय आंदोलन को भी स्वतंत्रता संग्राम के 1857 से पूर्व के विद्रोह की श्रेणी में इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो अब हम लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं कि आखिर कौन कौन। तो कुल 5 विद्रोह हम लोग को, विद्रोह तो बहुत सारे हुए जनजातियों के छोटे मोटे, लेकिन जो व्यापक पैमाने के विद्रोह थे वो 5 थे, और पांचों का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। क्लियर? तो उसमें पहला जो था वो पहाड़िया विद्रोह था। क्या था? सॉरी, पहला विद्रोह पहाड़िया जनजाति का था, जिसको हम लोग पहाड़िया विद्रोह के नाम से जानते हैं। देखिए, पहाड़िया जो जनजाति थी, ये जनजाति, इनका जो निवास था, जो क्षेत्र था, कह लीजिए, वो निवास राजमहल का क्षेत्र था। आमतौर पे ये राजमहल क्षेत्र में निवास करते थे। और इनके विद्रोह का अगर कारण को देखा जाए कि ये क्यों विद्रोह हुए, उसमें सबसे पहला कारण जो था कि विदेशी अतिक्रमण के शिकार थे ये लोग। ठीक है? और इस कारण से जो विद्रोह की घटना घटी, वो 2 घटी। एक 1772 में रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और दूसरा 1778 ईस्वी में पहाड़िया जनजाति ने स्वयं विद्रोह किया। अब इसका समाधान ये हुआ कि अंग्रेजों ने पहाड़िया जनजाति से
समझौता किया। और समझौता क्या हुआ कि दामने को क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, ये पूरा विवरण है और पूरे विवरण को आपको समझना है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो दबी हुई हैं, आमतौर पे पुस्तकों में नहीं लिखी जाती है, लेकिन आपको वो बात जो है वो जाननी है और समझनी है। सबसे पहले मूल बिंदु की वो आखिर पहाड़िया लोगों ने विद्रोह क्यों किया। तो पहाड़िया जो क्षेत्र है जहां जनजाति निवास करती थी वो राजमहल का क्षेत्र है। राजमहल जो आज भागलपुर का जो इलाका देखते हैं, बहुत बड़ा इलाका, वो सब का सब राजमहल का क्षेत्र कहलाता है। तो वहीं ये जनजाति निवास करती थी। और इनके विद्रोह का कारण क्या था? और ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पहाड़ों की गोद में ये लोग रहा करते थे और सारा प्राकृतिक वस्तुओं का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कोई भी मैन मेड चीज इनके जीवन में नहीं था। मूल समाज से पूरी तरीके से कटे हुए थे। तो इनका विदेशी अतिक्रमण के शिकार थे। ये जो विदेशी अतिक्रमणकारी जो यहाँ पर शब्द है, इसी में राज छुपा हुआ है। ये कौन थे विदेशी आक्रमणकारी? तो ये दो थे। एक तो अंग्रेज थे ही, ठीक है ना, और दूसरा संथाल थे। और ये क्षेत्र इतना दुर्गम था कि अंग्रेजों ने जो इस क्षेत्र में प्रवेश किया वो संथालों की मदद से किया। तो इस तरीके से राजमहल के क्षेत्र में जो अतिक्रमणकारी थे वो सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, बल्कि एक दूसरी जनजाति भी थी। तो ये अंग्रेजों और संथालियों दोनों के अतिक्रमण के विरुद्ध थे, क्योंकि पहाड़ियों की संस्कृति और जो संथालों की संस्कृति थी वो एक नहीं थी। संथाल पहाड़ियों की तुलना में थोड़ा श्रेष्ठ थे। तो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हमसे इतर जनजाति या हमसे इतर लोग, हमसे हट करके लोग, यहां पर अर्थ हुआ कि हमारी संस्कृति से हट करके लोग हमारे प्रदेश में जो है या हमारे क्षेत्र में जो है वो प्रवेश करें। अब एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि पहाड़िया जनजाति जो थी वो पूरी तरीके से गैर पहाड़ियों से अलग थी, बल्कि वो अपना जो राजा था या राज जो मानता था पहाड़िया, वो अपने सरदार को नहीं बल्कि एक रानी सर्वेश्वरी थी जो स्थानीय थी, उसके अधीन वो शासित होती थी। तो एक लंबे समय से रानी सर्वेश्वरी है, उसके लोग उस क्षेत्र में थे, उसको अपना शासक मान लिया। तो इसलिए राजमहल के क्षेत्र में गैर जनजाति व्यक्ति को भी या गैर जनजाति लोगों को भी पहाड़ियों ने एक्सेप्ट किया। यानी अपनी राजा जो है वो गैर जनजाति लोगों को स्वीकार किया। इसलिए वहां जो अतिक्रमणकारी या विदेशी होने का जो लेवल था वो अंग्रेजों और संथालों पर था, और देशी होने का जो लेवल था वो सिर्फ पहाड़िया देशी में शामिल नहीं थे, बल्कि अपर कास्ट का हिंदू वर्ग भी जो शासक वर्ग था वो भी उसमें शामिल था। और जब अंग्रेज और संथाल वहां प्रवेश किए तो इसके विरुद्ध जो है उन्होंने अतिक्रमण का शिकार किया, और तब क्या हुआ? विद्रोह किया। तो विद्रोह इसीलिए आप देखिए कि सबसे पहले विद्रोह 1772 में इस अतिक्रमण के खिलाफ रानी सर्वेश्वरी ने किया। चूंकि वो भी इसकी शिकार थी, कोई बाहर आता तो उसका भी राज समाप्त हो जाता। पहाड़िया लोग उसको रानी स्वीकार कर रही थी, बाहर के लोग हो सकता था नहीं स्वीकार करते, उसकी सत्ता समाप्त हो जाती। तो इसलिए 1772 में सबसे पहले रानी सर्वेश्वरी ने भी मतलब विद्रोह किया, और तब 1778 में पहाड़िया जनजाति ने स्वयं विद्रोह किया। अब देखिए ये विद्रोह
के मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि अंग्रेजों का हित इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। उनका डिमांड था कि इस राजमहल के क्षेत्र में जो है वो कोई प्रवेश नहीं करे। तो राजमहल का क्षेत्र जो उस समय इतना दुर्गम था, तो अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक भी नहीं था। तो अलाभदायक क्षेत्र के लिए वो झगड़ा क्यों करते? उससे नुकसान था तो संथाल जनजाति के था, तो संथाल जनजाति के लिए झगड़ा क्यों करते? तो इस तरीके से उनके लिए सबसे श्रेष्ठकर था नीति ये कि वो पहाड़िया जनजातियों की बातों को मान ले, ताकि वो उनका विद्रोह जो है वो समाप्त हो जाए और बेजा तरीके से, ये गलत तरीके से उनकी शक्ति में हरास ना आए। तो इसीलिए उन लोगों ने पहाड़िया जनजाति से समझौता कर लिया कि क्या बात है बोलिए, तो हमारा एक अलग क्षेत्र घोषित किया जाए। तो वही भागलपुर को एक इलाका को दामन को क्षेत्र घोषित किया गया और इसे आरक्षित कर दिया गया। किसके लिए? पहाड़िया के लिए, कि इस क्षेत्र में कोई भी गैर पहाड़िया, उसमें आदिवासी ही क्यों नहीं हो, प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से पहाड़िया आंदोलन का यह पूरा विवरण हुआ। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है, यह विद्रोह है, वो है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह इनका जो निवास था बहुत लंबा चौड़ा था, ठीक है ना। ये तमिलनाडु से लेकर के मध्य भारत और बंगाल तक फैली थी। यहां पर बंगाल जो लिखा जा रहा है उसमें उड़ीसा भी शामिल है, ठीक है। और इनके जो विद्रोह का कारण था वो एक नहीं था, तीन था। उसमें सबसे पहला जो कारण था कि अधिक करारोपण। दूसरा जो कारण था कि साहूकार एवं जमींदार का शोषण। और तीसरा था मरीहा प्रथा पर प्रतिबंध। और इस हेतु विद्रोह का जो क्षेत्र था जो विद्रोह का एरिया था, जहां बड़े पैमाना पे विद्रोह हुआ, वो इलाका था घुमसर, दूसरा इलाका था चीन की मेंढी, तीसरा था कालाहांडी, और चौथा था पटना।
अब देखिए विद्रोह का जो प्रारंभ होता है वो मरीहा एजेंसी के स्थापना से। और विद्रोह का जो काल था इसका, यानी किस पीरियड में हुआ था, तो 1837 से लेकर के 55 के बीच में। और विद्रोह का जो नेता था इसका, खोंडो का, वो चक्र बिसोई था। आमतौर पे एग्जामिनेशंस में इसका नाम पूछा जाता है। और ये भी आदिवासी विद्रोह में एक नया विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं, पुरानी पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा। तो खोंड विद्रोह का जहां तक प्रश्न है कि खोंड विद्रोह क्या था, तो ये एक जनजाति थी, ट्राइब्स थी। जैसा कि हम लोग को शीर्षक से ही स्पष्ट है कि हम लोग जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे हैं। तो खोंड एक जनजाति थी और इसका विस्तार बहुत था। नीचे में जो तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु से लेकर के जो पूर्वी घाट आप देखते हैं, वो एक पट्टी के रूप में मध्य भारत पे होते हुए वहां भी उनका विस्तार था, उड़ीसा में भी विस्तार था। जो बंगाल आप देख रहे हैं, उस बंगाल में उड़ीसा और बिहार दोनों शामिल। तो एक बड़े क्षेत्र में जो है ये लोग निवास करते थे। और विद्रोह का काउज क्या था, तो ये लोग भी जंगली लोग थे। तो जंगली लोग होने के कारण ये लोग पारंपरिक रूप से टैक्स देने के आदी नहीं थे। और अंग्रेज क्या था कि सभी को कर के अधीन लाना चाहते थे। तो जब अंग्रेजों ने अधिक करारोपण किया, तो ये इनके लिए असहनीय हो गया, क्योंकि ये इसके आदी नहीं थे। दूसरा कि अंग्रेजों के मदद से साहूकारों ने उनके क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू किया, साहूकार और जमींदार। क्योंकि अंग्रेज टैक्स जो कलेक्ट करते थे वो डायरेक्ट नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली भारतीय व्यक्ति को कह दिया कि आप यहाँ के जमींदार हमने बना दिया आपको। अब आपका जिम्मेदारी है कि अपनी शक्ति के बल पर वहां से टैक्स वसूल कर करके उसमें से कुछ धनराशि हमें दीजिए। तो एक प्रकार से अंग्रेज बैठे बैठाए अपनी आय को बढ़ाते थे। भारत में भारत के लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके, एक दूसरे पर आरोपित कर करके वो भू राजस्व के रूप में धन कमाते थे। साहूकार धन उधार दे करके उस पर अधिक ब्याज आरोपित करके उनका शोषण करते थे। तो ये सारी प्रक्रिया ग्रेजुअली धीरे धीरे हुई। इस ढंग से हुई कि जनजातियों को इसका एहसास ही नहीं हुआ। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे माने कि आपको पैसे की जरूरत है और कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद कर दे रहा है, तो जिस समय मदद कर रहा है उस समय आप उसका विरोध करेंगे, एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन तो बहुत अच्छा आदमी है, हमारी मदद कर रहा है, तो आपके इस सहानुभूति का लाभ उठा करके आपके पास वो रह लेगा। लेकिन उसकी नीयत आप पर ठीक नहीं है। तब बाद में जरूरत पड़ी तो आपको पैसा दिया, तो बार बार आप पैसा मांग रहे हैं, तो हम क्यों दें आपको बार बार पैसा, हमको क्या फायदा होगा, इस ढंग से बात करेगा। तो हमको भी कुछ फायदा दीजिए तब ना, तो हाँ ठीक है, तो आप हम बढ़ा के दे देंगे, आप ऑटोमेटिकली बोलिएगा। तो इस ढंग से बाहरी लोगों का प्रवेश इस आवश्यकता के तहत हुआ और बाद में वो रूप जो है एक्सप्लॉयटरी हो गया, शोषणात्मक हो गया। तब लोगों को पता चला कि हम लोगों ने बाहरी लोगों को जो अनुमति दी, जो प्रवेश दिया, वो बहुत गलत था। तो इसलिए ये सब चीजें जो थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे दोनों काउज खोंड क्षेत्र में जो है प्रविष्ट हुआ। लेकिन एक चीज जो अन्य जनजातियों से इतर था वो था मरीहा प्रथा।
मरीहा प्रथा क्या था कि ये लोग वर्ष में एक बार नर बलि दिया करते थे। नर बलि समझ गए, व्यक्ति की बलि। कोई इनका आदिवासी का देवता था, उसको प्रसन्न करने के लिए ये लोग आदमी की बलि देते थे, जिसको मरीहा प्रथा के नाम से जाना जाता था। अभी भी आप देखे होंगे कि समवेत शिखर पर्वत पर, जो जैनियों का तीर्थ स्थान है, तो उस पर जैनी और आदिवासियों के बीच में झगड़ा हुआ। तो जैनी और आदिवासी के बीच में झगड़े का मूल कारण क्या था कि जैन धर्म जो है अहिंसा का पूरी तरीके से समर्थक है और पशु हत्या का विरोधी है, और जबकि जो वहां का आदिवासी समाज है उस पूरा पर्वते को जो है वो भगवान मानता है, और अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो उस पर बलि चढ़ाता है, उसके लिए बलि स्थान वहां पर। तो एक तरफ जैन धर्म अहिंसा का पुजारी है, दूसरी तरफ वहां का आदिवासी समाज किसका तो हिंसा का पक्षधर। अब आपने देखा कि दोनों में टकराव हो गया। तो ये बलि देने की प्रथा आदिवासियों में पहले से है और आज तक है, लेकिन खोंडों में जो बलि देने की प्रथा थी वो पशु का नहीं था, वो आदमी का था। तो उस समय जो अंग्रेज आए थे तो उनके लिए काफी असहनीय था कि ऐसे गलत परंपराओं को जो है रोका जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए। तब ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने क्या किया कि मरीहा एजेंसी की स्थापना की, मरीहा काउंसिल की स्थापना की। जैसे एक प्रकार का थाना होता है ना, तो उसी तरीके से मान लीजिए उसका उद्देश्य था कि उस क्षेत्र में कहीं भी जो आदमी की बलि दिया जाए तो उसको रोका जाए, दंडित किया जाए। तो बाकी सब लोग जो खोंड जनजाति थी इन दो कारणों को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब तीसरे कारण का उपस्थित हुआ तो ये लोग उसकी सीमा टूट गई कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्षेत्र तो काफी लंबा था, लेकिन इस विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा था वो घुमसर था, चीन की मेंढी था, कालाहांडी था, पटना था। तो घुमसर, चीन की मेंढी और कालाहांडी आज के समय में सब के सब उड़ीसा में है और पटना बिहार में है। तो ये चार स्थान जो है वो काफी प्रभावित थे, और यहाँ 1837 से लेकर के 55 तक जो है ये विद्रोह बड़ा प्रभावशाली रूप से चला, और जो विद्रोह चलाने वाला नेतृत्व था उसका नाम था चक्र बिसोई। बाद में चल करके ये चक्र बिसोई जो है वो 1855 ईस्वी में विलुप्त हो गया। यानी विलुप्त का मतलब गायब हो गया, खुद भाग गया, या अंग्रेजों ने उसका मर्डर करवा दिया, या क्या हुआ, ये आज तक अनुसंधान का विषय है। ये आंदोलन जो खोंड आंदोलन चल रहा था वो एक व्यक्ति प्रधान आंदोलन था और उसका नेता था चक्र बिसोई। और चक्र बिसोई जैसे ही विलुप्त हुआ, जैसे ही गायब हो गया आंदोलन से, या कि वो अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया या कि उसने खुद संन्यास ले लिया, ये दोनों में से कौन से कारण उत्तरदायी थे ये आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन चक्र बिसोई के आंदोलन से हट जाने के पश्चात जो है यह आंदोलन शिथिल हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर? अब देखिए अगला जो विद्रोह है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा कैटेगरी का, वह है कोल विद्रोह। इनका जो निवास था वो संपूर्ण छोटा नागपुर था, और विद्रोह का कारण जो था बाहरी लोगों का प्रवेश,
दूसरा जो कारण था वो अत्यधिक करारोपण और तीसरा जो कारण था स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार। इसमें जो नेतृत्व उभर करके सामने आया वो नारायण राव के रूप में। और घटना जो घटी वो 1831 में सोनपुर के सिन्हारी मानकी के 12 गांव 12 विलेज जो थे जमींदार को दे दिया गया। और ये जो जमींदार को दे दिया गया तो यही घटना से विद्रोह आरंभ हो गया। ठीक है, ये जो विद्रोह आरंभ हुआ तो इस विद्रोह को 1832 ईस्वी में विल्किंसन के द्वारा सेना की मदद से दबाया। ठीक है, तो जहां तक कोल विद्रोह का प्रश्न है इस पर अगर दृष्टि डालें हम लोग तो पाते हैं कि कोल संपूर्ण छोटानागपुर क्षेत्र में निवास कर रहे थे, तो एक फिक्स जगह नहीं था। और इनके विद्रोह के भी 3 कारण थे जो आमतौर पे होते हैं। एक, बाहरी लोगों का प्रवेश जिसको वो दीकू कहते थे, अत्यधिक करारोपण जो अन्य विद्रोह का कारण था, और नवीन कारण में आप कह सकते हैं कि इनके स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इन सभी के परिणाम स्वरूप जो असंतोष था तो उसके लिए नेतृत्व जो प्रदान किया वो नारायण राव। ये नारायण राव जनजाति नहीं था, ट्राइब्स नहीं था, बल्कि ये वहां का राजा था। तो एक विचित्र चीज हम लोग को झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलती है कि वहां के जनजातियों ने राजा के रूप में बहुत जगह पर बाहरी लोगों को एक्सेप्ट किया जो एक जमाने से उनके साथ चले आ रहे थे, और इनका वहां की जनजातियों के साथ आत्मीय संबंध था। जनजाति के नाम पर विभेद नहीं था, इसीलिए कोलों के विद्रोह का नेतृत्व नारायण राव नामक व्यक्ति ने किया। और घटना का आरंभ, ये सब असंतोष तो जो है पहले से पाया जा रहा था, वो एक अलग बात है, लेकिन तत्कालीन रूप से जो विद्रोह शुरू हुआ वो ये कि सोनपुर एक बड़ा इलाका हुआ झारखंड के इलाका का, वहां सिन्हारी मानकी एक क्षेत्र है जिससे 12 गांव लेकर के एक जमींदार को दे दिया गया जो बारी था। और ये जैसे ही दिया गया वैसे ही जो है 1831 ईस्वी में नारायण राव ने विद्रोह आरंभ कर दिया। नारायण राव ने विद्रोह इसलिए आरंभ किया क्योंकि नारायण राव डायरेक्ट प्रभावित था इससे। पहले इस क्षेत्र का 12 गांव का जो राजस्व था वो नारायण राव को प्राप्त हो रहा था। ये जो दे दिया गया तो इससे क्या होगा कि अब नारायण राव के राजस्व में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से नारायण राव ने जो है वो विद्रोह किया जिसका साथ कोलों ने दिया, क्योंकि कोल इन सभी कारणों से असंतुष्ट थे। नारायण राव 12 गांव दिए जाने के कारण असंतुष्ट था। अब चूंकि राजा का मतलब था कि उसके पास सेना भी थी, स्वाभाविक सी बात है, और जनता, सेना और जनता जब दोनों मिल जाएगी
तो स्वाभाविक रूप से बात है कि विद्रोह काफी विध्वंसकारी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में विल्किंसन ने सेना की मदद से 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त हुई। तो ये 3 विद्रोह है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मिटाते हैं और उसके बाद आगे हम लोग 2 विद्रोह और पढ़ेंगे। जल्दी कीजिए। उसको स्टॉप। अब जो चौथा विद्रोह इसका है वो उसको हम लोग बोलते हैं भूमिज विद्रोह। इसका जो क्षेत्र था वो वीरभूम और जंगल महल का इलाका था। और भूमिज लोग, जो भूमिज जनजाति थी, वो जिस चीज से आक्रांत थी वो ये कि भूराजस्व बहुत बढ़े हुए दर पर किया जाता था, और दूसरा कि प्रशासनिक अधिकार का बहुत बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रशासनिक रूप से उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और ऐसा इसलिए कि वीरभूम और जंगल महल के क्षेत्र में अंग्रेज प्रवेश नहीं किया, बल्कि वो भूमि जमींदारों को दे दी, और जमींदारों को भूराजस्व की वसूली का भी अधिकार दे दिया और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकार भी दे दिया। तो जमींदारों ने ये दोनों अधिकारों का प्रयोग अपने हित में किया। अंग्रेजों के साथ उनका जो संधि था, उनका जो मुआहदा था कि इतनी धनराशि जो है वो आप हमें दे दीजिए, बाकी आप उनके साथ जो व्यवहार कीजिए। तो वो उतनी धनराशि वसूली के बाद उससे ज्यादा 10 गुना 20 गुना धनराशि वसूली की आकांक्षा रखते थे। और प्रशासनिक शक्तियां जब उनके हाथों में थी तो वो घोर एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको नाना प्रकार का प्रताड़ित करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में वहां का जो फिर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो शासक था वो गैर जनजाति था, तो इसका शिकार वो गैर जनजाति शासक भी हुआ, क्योंकि उसकी भूमि पर भी कर लगे। इसलिए नेतृत्व किसने किया? तो गैर जनजाति ने भूमि विद्रोह का। और 1832 में जो वहां का एक जमींदार था जिसका नाम था माधवराव, उसकी हत्या कर दी गई। और माधवराव की हत्या के साथ ही जो है वो विद्रोह का शुरुआत हुआ। और फिर मुंसिफ का जो कोर्ट था, जो कार्यालय था, मुंसिफ का मतलब जज, तो मुंसिफ का जो कार्यालय था उसको आग लगा दिया गया, बाजार को लूटा गया। सबसे बड़ी बात है कि इस विद्रोह यानी भूमिज विद्रोह में चुआर जनजातियों ने भी इनका साथ दिया। ये एक अलग जनजाति है, तो उस जनजाति ने भी साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी 1833 तक आते आते एक ही वर्ष के अंदर जो है इस भूमि विद्रोह को अंग्रेज दबाने में सफल रहे। और सफल इसलिए रहे कि स्थानीय जो जमींदार वर्ग था वो उनका साथ दे रहा था। क्लियर? इस चरण का 1857 से पूर्व के जो चरण है उसमें अंतिम विद्रोह संथालों का है। ये बहुत बड़ा इलाका है, संथाल जहाँ रहते थे। वीरभूम अभी पश्चिम बंगाल में है, वीरभूम। सिंहभूम ये झारखंड में है। बांकुरा ये पश्चिम बंगाल में है। मुंगेर बिहार में है। हजारीबाग झारखंड में है। भागलपुर बिहार में है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बिहार वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल के एक सम्मिलित क्षेत्र में संथाल जनजाति रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली आंदोलन जो हुआ इनका, वो क्षेत्र भागलपुर था। छिटपुट रूप से हर जगह हुए, लेकिन जहां ज्यादा हत्याएं हुई या जहां ज्यादा विद्रोह हुआ, या कह लीजिए कि अंग्रेज मारे गए, उनकी संपत्ति लूटी गई, वो इलाका था भागलपुर। और कारण क्या था? तो दीकुओं द्वारा शोषण। दीकू का अर्थ क्या हुआ? बाहरी। और शोषण का रूप था कि जो सूदखोर यानी महाजन उनको धन देते थे तो उस पर 500 से लेकर के 50 से लेकर के 500% तक ब्याज लेते थे। इसका मतलब कोई 1 रुपया अगर लिया तो उससे सूदखोर कितना वापस लेते थे? 500 रुपया। यही ना इसका अर्थ हुआ। अब कभी ये उससे सूद जो है वो वापस होगा? कभी नहीं होगा। एक शोषण के दुष्चक्र में वो फंसे हुए थे।
अंग्रेजों के शोषण भी का आधार ये था कि ये लोग शिकायत करते थे, संथाल लोग अंग्रेजों से, कि देखिए जमींदार और साहूकार मेरा शोषण कर रहा है, तो उल्टा अंग्रेज उसी का साथ देते थे। तो ऐसी परिस्थिति में सिद्धू, पहला, दूसरा कानू, तीसरा भैरव और चौथा चांद, ये चारों भाई थे, जिसमें से व्यापक पैमाने पे सिद्धू और कानू ने नेतृत्व प्रदान किया इस विद्रोह का। 1855-56 में जो है वो व्यापक पैमाने पे भागलपुर में विद्रोह हुआ। और भागलपुर में जाइएगा तो जहाँ सिद्धू को पकड़ करके फांसी दी गई थी, वो पेड़ आज भी है गंगा नदी के किनारे, और वहीं पर उसका स्टैचू जो है वो लगा हुआ है। तो छात्रों, अभी तक का जो भी हम लोगों ने 1857 से पूर्व के विद्रोह का अध्ययन किया, वो ऐसा विद्रोह था जो 1857 से पूर्व के। तो ये एक सेक्शंस के रूप में जो 4 वर्गों में बांट करके हम लोगों ने अध्ययन किया। ये आज का क्लास समाप्त होता है यहाँ पे। अब कल के क्लास से जो अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो 1857 के विद्रोह का। क्लियर? तो हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।